हेलो स्टूडेंट। तो अभी मैं बता रहा जा रहा हूँ इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, और ऑलरेडी मैं यह चीज आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? इम्पल्सिव फोर्स ऐसे फोर्स को बोला जाता है जो फोर्सेस बहुत ही कम टाइम इंटरवल में मोमेंटम को सिग्निफिकेंट चेंज कर दे, इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, लिखिए, दोज फोर्सेस विच चेंज momentum in significant amount in very short time interval is known as impulsive force। ठीक है, और एक इनफाइनाइट अमाउंट का फोर्स होता है, ये फाइनाइट फोर्सेस नहीं होता है। जैसे लिखो, फॉर एग्जांपल, फोर्स डेवलप इन इम्पैक्ट। जैसे सपोज करो एक पार्टिकल ए है और एक पार्टिकल ए, ये इधर और ये इधर दोनों आपस में टकराए, तो जब ये पार्टिकल इससे टकराएगा और ये पार्टिकल इससे टकराएगा तो ये इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा और ये पार्टिकल इस पे फोर्स इधर लगाएगा। तो ये जो दोनों फोर्स है ना, ये जो एफ है और ये जो एफ आया है, ये जो एफ है ये जो एफ आया है, ये बेसिकली इंपल्सिव फोर्सेस है। ठीक है, ये दोनों फोर्स इंपल्सिव, क्योंकि इंपल्स के टाइम डेवलप हो रहा है और इसके वजह से वेलोसिटी में अचानक से चेंज हो जाएगा। अगर पहले वेलोसिटी कुछ 2 मीटर पर सेकेंड है तो कोलिजन के बाद हो सकता है कि 3 हो जाए किसी एक का, या हो सकता है कि कम हो जाए, -2 -4 हो जाए। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द फोर्स अमाउंट। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि वो फोर्सेस जो इम्पैक्ट के टाइम डेवलप होते हैं, ड्यूरिंग इम्पैक्ट अगर ऐसे टक्कर हो रहा है ऐसे, तो ये इधर और ये इधर, ये इम्पल्सिव फोर्स है। ठीक है, अब चलो कुछ चीजें, ये है दूसरा एग्जांपल। ग्राउंड है, एक पार्टिकल को आपने किसी हाइट से छोड़ा, अब पार्टिकल जाके इससे टकरा रहा है, तो जब पार्टिकल जाके इससे टकराएगा तो टकराते समय ये पार्टिकल ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा और ग्राउंड इस पे फोर्स लगाएगा एन। ये ड्यूरिंग कोलिजन फोर्स लगा है, ड्यूरिंग कोलिजन। तो ये फोर्स क्या है? इंपल्सिव फोर्स है। ठीक है, अब देखिए, अब पता करना होता हाउ टू फाइंड अ फोर्स इज इंपल्सिव और नॉट। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, इफ अ फोर्स बैलेंस impulsive force, then that force also will be impulsive। तो जो इंपल्सिव फोर्स को बैलेंस करेगा वो भी क्या है? एक इंपल्सिव फोर्स है। ठीक है, ओके, कुछ एग्जांपल, इसमें हमको एग्जांपल ही समझना पड़ेगा तभी बात हमें समझ में आएगा, और ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फोर्स इज इक्वल टू इंपल्सिव फोर्स, देन दैट फोर्स इज इंपल्सिव फोर्स। कुछ एग्जांपल जैसे, और एक तो ये है कि इम्पैक्ट फोर्स is also impulsive। Third, impulsive force has very large amount या approaches infinity। या ये इन्फाइनाइट के अप्रोच करते हैं, ये फोर्सेस हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, जो फोर्स नॉन इंपल्सिव को बैलेंस करेगा वो नॉन इंपल्सिव होगा। जैसे mg को कोई बैलेंस करता है तो नॉन इंपल्सिव। ठीक है,
स्प्रिंग फोर्स को इवैलेंस करता है, तो नॉन इंपल्सिव है। देखिए जैसे कि एक स्फीयर है, ये ग्राउंड है, ये मान लो ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये पार्टिकल इससे टकरा रहा है, इससे टकरा रहा है। ये जो पार्टिकल है ये इधर जा रहा है और ये पार्टिकल इधर आ रहा है, ऐसे दोनों ऐसे आके आपस में टक्कर करते हैं। तो जानना है कौन इंपल्सिव है कौन नॉन इंपल्सिव है। तो जब ये पार्टिकल इससे टकराएगा तो एक ऐसे एन लगाएगा और ये इस पे N1 ऐसे लगाएगा। रिपीट कर रहा हूं, ये इंपल्स के टाइम पे डेवलप हो रहा है, ऐसे डेवलप हो रहा है ऐसे। तो ये जो फोर्स होगा, जो N1 है जो N2 है, वो क्या होगा, एक नॉन इंपल्सिव, नॉन कर रहा हूं, एक इंपल्सिव फोर्स होगा। तो ये एक इंपल्सिव फोर्स है, दिस वन इज इंपल्सिव। वन सेकेंड, ये इंपल्सिव है, ये भी N1 ये भी N1। ग्राउंड की बात करते हैं, ग्राउंड से एक फोर्स N2 आएगा, ये mg है। तो ये पार्टिकल का मोशन कैसे हो, पार्टिकल ऐसे टकराए फिर ऐसे जाएंगे, पार्टिकल ऐसे टकराए फिर ऐसे जाएंगे। तो ऐसे तो मोशन हुआ नहीं, वाई में तो मोशन हुआ नहीं, ऐसे कोलिजन हो रहा है फिर ऐसे जा रहा है, तो इस रास्ते में तो मोशन हुआ नहीं। जब इधर मोशन नहीं हुआ, इसका मतलब एन को किसको बैलेंस करना है, mg को। तो एन बराबर क्या आएगा, mg। mg एक नॉन इंपल्सिव फोर्स होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। इसका मतलब एन क्या है, एक नॉन इंपल्सिव फोर्स है, ठीक है। अब मैं जब भी इंपल्सिव लिखना होगा तो आई से काम चला लूंगा, और जब भी नॉन इंपल्सिव लिखना होगा तो नॉन से काम चला लूंगा। तो अगर एक स्फीयर दो स्फीयर अगर आपस में जाके ऐसे टकरा रहे हैं, तो ये जो फोर्स आ रहा है वो नॉन इंपल्सिव है, बट इधर जो इंपैक्ट लग रहा है वो एक इंपल्सिव फोर्स है। सेकेंड सेकेंड है, सपोज करो, ध्यान सुनना, एक स्ट्रिंग से एक पार्टिकल बांध दिया, एक स्ट्रिंग से मैंने एक पार्टिकल को बांध दिया, बांध दिया। अब कायदे सुनना, अगर एक पार्टिकल और है स्फीयर्स पे जो कि इस तरीके से जाके इस पे टकराता है, ऐसे जाके टकराता है, एक बड़ा सा स्फीयर पहले से एंकर है और दूसरा पार्टिकल ऐसे आके टक्कर मारता है। जब ऐसे आके टक्कर मारेगा तो ये पार्टिकल इस पे इधर फोर्स लगाएगा और ये वाला पार्टिकल इस पे इधर फोर्स लगाएगा। तो जब इससे टकराएगा तो ये एन ऐसे लगाएगा, तो ये जो कि सेंटर से पास करेगा, और ये इस पे N1 ऐसे लगाएगा, ये तो वेलोसिटी है। दूसरा यहाँ पर रस्सी का टेंशन T डेवलप होगा, mg नीचे। अब मैं बात कर रहा हूँ ड्यूरिंग कोलिजन, ऑलवेज इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव किसमें चेक करना होता है, ड्यूरिंग कोलिजन चेक करना होता है कि ड्यूरिंग कोलिजन बेसिकली अब क्या हो रहा है। देखो, तो जब ये स्फीयर इस वाले स्फीयर से टकराएगा और ये इस पे इधर धक्का मारेगा और ये इस पे इधर धक्का मारेगा, तो ये तो इम्पैक्ट से डेवलप हो रहा है, तो कैसे टक्कर हो रहा है ऐसे, तो ये फोर्स ये तो इम्पैक्ट में डेवलप हो रहा है, तो ये नॉन इंपल्सिव फोर्सेस है। तो N1 इज नॉन इंपल्सिव फोर्स। N1 एक नॉन इंपल्सिव फोर्स है, ठीक है। लेकिन अब हमें बात करना है इस टेंशन पे, mg तो एक नॉन इंपल्स, सॉरी, N1 एक इंपल्सिव फोर्स है,
ये इम्पल्सिव फोर्स है। mg क्या है? mg एक फाइनाइट फोर्स है, mg एक फाइनाइट फोर्स है, तो ये होगा नॉन इम्पल्सिव फोर्स। ये है नॉन इम्पल्सिव फोर्स। अब बात करेंगे टेंशन का। अगर इस रस्सी की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, अगर इस रस्सी का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और एक पार्टिकल ऐसे टक्कर मार रहा है, तो ये पार्टिकल ऐसे भागेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, जिसमें रस्सी कांस्टेंट रहेगा। अगर ये रस्सी नहीं होता ना और कोई पार्टिकल से धक्का मारता तो ऐसे नीचे भागता, तो ये भी लेंथ बढ़ जाता, लेंथ पर दूरी बढ़ जाती। लेकिन इस स्ट्रिंग की वजह से इस पार्टिकल का मोशन क्या होगा? सर्कुलर आर्क पे होगा, ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स इक्वेशन लिख दूं तो ड्यूरिंग कोलिजन मान लो इसके पास कुछ वेलोसिटी आती है, ड्यूरिंग कोलिजन इस स्फीयर के पास कुछ वेलोसिटी आती है, तो टुवर्ड द सेंटर ये मुझे बताओ, इस टक्कर के समय ये N1 है ना, देख रहा है थोड़ा सा, ये N1 है, और टेंशन टी इधर है। हम सारी की सारी बात क्या कर रहे हैं? ड्यूरिंग कोलिजन की बात कर रहे हैं। वी टॉक अबाउट ड्यूरिंग कोलिजन। अच्छा, ये वाला एंगल अगर थीटा में मान लो, इस एंगल को थीटा मान लो, तो N1 का ये कंपोनेंट मतलब N1 cos थीटा प्लस mg, ये किसको बैलेंस कर रहा है? टेंशन को। N1 का cos थीटा और mg नीचे, N1 cos कंपोनेंट प्लस mg नीचे, बैलेंस बाई t कर दिया। लेकिन N1 तो तुम इम्पल्सिव बता रहे हो, N1 तो एक इम्पल्सिव फोर्स है, और ये क्या है? नॉन इम्पल्सिव फोर्स है। तो नॉन इम्पल्सिव को इम्पल्सिव में जोड़ोगे तो क्या आएगा? इम्पल्सिव ही आएगा। इम्पल्सिव इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट प्लस फाइनाइट, इनफाइनाइट, तो ये भी इम्पल्सिव बन गया। तो ये टेंशन भी क्या होगा? इम्पल्सिव हो जाएगा। ठीक है, होना भी चाहिए था। जब ये पार्टिकल इधर टक्कर मार रहा है तो इस फोर्स के इस कंपोनेंट को रस्सी का टेंशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर ये फोर्स इम्पल्सिव है तो रस्सी का टेंशन भी क्या हो जाएगा? एक इम्पल्सिव फोर्स हो जाएगा। इस केस में रस्सी का टेंशन इम्पल्सिव होगा। रिपीट कर रहा हूँ, तुम समझ रहे होगे। जब ये इससे टकराएगा तो इसने इस पे इधर फोर्स लगाया है और इसने इस पे इधर फोर्स लगाया है, तो इम्पैक्ट में डेवलप फोर्स है, तो इसलिए इम्पल्सिव होगा। और ये टेंशन इम्पल्सिव क्यों है? क्योंकि इस इम्पल्सिव फोर्स के इस कंपोनेंट को इसको बैलेंस करना पड़ा, इसलिए टी भी क्या है? एक इम्पल्सिव फोर्स। ओके, एक और एग्जांपल यही पे हम बात करेंगे। ऐसा एग्जांपल होगा, इसमें देखो एक स्ट्रिंग से एक पार्टिकल हैंग कर रहा है और एक पार्टिकल ऐसे होके इसे स्ट्राइक कर रहा है। तो ऐसे है और ये ऐसे जाके स्ट्राइक कर रहा है। तो जब ऐसे स्ट्राइक होगा तो ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला इस पे फोर्स इधर लगाएगा। तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा? ये वाला इस पे फोर्स ऐसे लगाएगा, ये फोर्स इस पे ऐसे लगाएगा N1, और ये इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगाएगा N1। लेकिन N1 तो इम्पल्सिव होगा, क्यों? क्योंकि ये ड्यूरिंग कोलिजन डेवलप हुआ है, तो इम्पल्सिव फोर्स है, तो N1 एक इम्पल्सिव बन गया। अब रस्सी की टेंशन की बात करेंगे, mg की बात करूंगा। रस्सी का टेंशन रिपीट करो, स्ट्रिंग, ये तो इम्पल्सिव हो गया, ये भी इम्पल्सिव हो गया। लेकिन ये जो फोर्स लगा है ना, इस डायरेक्शन में बात करते हैं। इस डायरेक्शन में फोर्स इक्वेशन लिखता हूँ, इस डायरेक्शन में, मतलब अब मैं इस डायरेक्शन में फोर्स इक्वेशन लिख रहा हूँ। टी के डायरेक्शन में, बड़े वाले पे क्या लिखोगे? N1 अगर ये वाला एंगल थीटा है, N1 cos थीटा प्लस टी, N1 cos थीटा प्लस टी माइनस mg इक्वल्स टू मास इंटू एम। ठीक है, अब देखना तो इसे से एक और खास देखना, टी के वैल्यू निकालते हैं। टी बराबर क्या बनेगा? ma प्लस mg। नहीं, हम इस फोर्स को पता करते हैं ना, ए क्यों लिखे? ये तो फोर्स जानना था। नेट फोर्स ऊपर की ओर जो आ रहा है वो क्या है? अच्छा, जब इससे टकराएगा ना तो पता है तुम्हें क्या होगा इस केस में? N1 के कंपोनेंट आएगा कॉस कंपोनेंट। इसको ध्यान सुनना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ। N1 का कॉस कंपोनेंट इधर आएगा, N1 cos थीटा y में आएगा,
माइनस mg बनेगा। लेकिन n1 तो एक इंपल्सिव फोर्स है। अगर n1 एक इंपल्सिव फोर्स है तो n1 का कॉस कंपोनेंट जो ऊपर आ रहा है, कॉस कंपोनेंट माइनस mg करोगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा कि n1 इंपल्सिव है। n1 की वैल्यू क्या है? n1 इन्फाइनेटली लार्ज है। n1 एक इन्फाइनेटली लार्ज फोर्स है। तो अगर n1 इन्फाइनेट लार्ज फोर्स है तो उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि mg नीचे है, तो नेट फोर्स ऊपर को आ गया y में। अगर y में आ गया तो पार्टिकल y में एक्सीलरेट कर जाएगा। जब y में एक्सीलरेट करेगा तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? स्लैक हो जाएगी। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स इक्वेशन आता है, इस डायरेक्शन में फोर्स आ जाता है, तो ये पार्टिकल ऊपर को एक्सीलरेट करेगा, ऊपर भी और इधर भी। बट ऊपर एक्सीलरेट करने की वजह से रस्सी क्या हो जाएगी? स्लैक हो जाएगी। तो रस्सी का टेंशन जीरो हो गया। इसका मतलब इस केस में बोलूंगा कि रस्सी का टेंशन जीरो हो गया। जीरो का मतलब क्या है? बहुत कम फोर्स ही नहीं, तो दिस इज नॉन इंपल्सिव, या यू कहूं तो जीरो। तो इस केस में आएगा नॉन इंपल्सिव टेंशन टेक। तो देखो एक और अच्छी सी बात होती है, जैसे कि मान लो एक रस्सी है, जैसे पहले वाले केस में एक रस्सी था, एक पार्टिकल ऐसे था, ऐसे टक्कर मारेगा। जब ऐसे टक्कर मारेगा तो यहाँ की रस्सी में जर्क आ जाएगा। जर्क जर्क आने का मतलब वो क्या है? एक इंपल्सिव फोर्स है। और वही अगर ऐसे धक्का मारोगे तो जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो रस्सी तुरंत स्लैक हो जाएगी। वो जर्क नहीं लगेगा, स्लैक हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी। तो टेंशन क्या है? नॉन इंपल्सिव है। और यहाँ से भी समझ में आ रहा है, क्योंकि n1 का जो कॉस कंपोनेंट है, n1 cos थीटा, वो mg से ज्यादा है, तो रस्सी को ढीली कर देगी। ढीली कर दिया मतलब नॉन इंपल्सिव टेंशन। ओके, कुछ और चीजें पता करते हैं। जैसे एक पार्टिकल ऐसे है, एक पार्टिकल ऐसे है, बीच में रस्सी है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, ये जाके इससे टकराता है, इससे टकराता है ड्यूरिंग कोलिजन। तो जब ये पार्टिकल इससे टकराएगा तो n1 ऐसे लगाएगा और ये इसके ऊपर n1 ऐसे लगाएगा। तो n1 तो इम्पैक्ट पे डेवलप हुआ, n1 तो इम्पैक्ट पे डेवलप हुआ, तो n1 क्या हो गया? एक इंपल्सिव फोर्स हो गया। लेकिन जो रस्सी का टेंशन T है वो क्या बनेगा? अच्छा, ये T n1 के उल्टा है, n1 इधर T इधर, ठीक है, n1 के उल्टा है। इसका मतलब क्या है कि T भी एक इंपल्सिव फोर्स आएगा, एक इंपल्सिव फोर्स बनेगा, क्योंकि n1 इधर है, T इधर है, ठीक है। तो जब इस ब्लॉक को भगाएगा तो भगाने केस में ये टेंशन अचानक से आएगा जिस ब्लॉक को भी भगाएगा। तो टी एक इंपल्सिव फोर्स है। और इंपल्सिव कैसे होगा? इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक रस्सी ऐसे रखो, एक ब्लॉक इधर रखो, और इस ब्लॉक को खूब तेज मारना, देखना ये रस्सी में जार्क डेवलप हो जाएगा। जार्क का मतलब एक हाई फोर्स डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और उल्टा है ना, n1 के उल्टा है, तो ये क्या है? इंपल्सिव है। तो ये भी एक इंपल्सिव फोर्स है। वहां भी तो यही आया था, देखो जब मैं ये केस करा रहा था ऐसे, जब ठोकर मैंने ऐसे मारा था, रस्सी ऐसे था, तो n1 ऐसे लगा और टी उधर है, तो n1 का कंपोनेंट टी के उल्टा आ रहा है ना, उल्टा आ रहा है मतलब टी को क्या बना देगा? एक इंपल्सिव फोर्स बना देगा। एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल बताता हूँ। ये है, ये है, सपोज करो एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक पार्टिकल को तुमने ऐसे फेंका है, बट यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के बराबर है। तो इसके वेलोसिटी के दो पार्ट बनेगा, एक बनेगा vx, एक बनेगा vy बनेगा। जब ये इस पे टकराएगा इस पे, तो अगर इसकी एबीडी बनाओगे तो तुम इस पे n ऊपर को दिखाओगे और ग्राउंड पे n नीचे को दिखाओगे, n1। तो n1 क्या है? एक इंपल्सिव फोर्स है। क्यों? क्योंकि ये इम्पैक्ट से डेवलप हो रहा है, ये ग्राउंड है ना, ऐसे टक्कर मार रहा है, तो ये इम्पैक्ट से डेवलप हो रहा है, इसलिए n1 क्या है? एक इंपल्सिव फोर्स है। अब जो यहाँ का फ्रिक्शन होता है इस वेलोसिटी vx की वजह से, इस वेलोसिटी vx की वजह से ये थोड़ा स्लाइड करना चाहेगा, x में स्लाइड करना चाहेगा। तो यहाँ का जो फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? दिस वन इज म्यू इनटू n, फ्रिक्शन इज म्यू इनटू n, फ्रिक्शन इज म्यू इनटू n1।
क्योंकि N1 इम्पल्सिव है तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, इम्पल्सिव। इसका मतलब भी क्या होगा, एक इम्पल्सिव फोर्स होगा। तो इसको आपको जानना होगा कि अगर नॉर्मल रिएक्शन इम्पल्सिव हो रहा है तो फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव हो जाएगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी इम्पल्सिव होगी। इस लाइन को भी लिख लो कि इफ नॉर्मल रिएक्शन इज इम्पल्सिव then limiting friction value will also be impulsive। एक और एग्जांपल चलता है, ये है इस तरीके से। अब मान लो ये वाला पार्टिकल इस पे जाके ऐसे टक्कर मार रहा है, अब पता करना है कि कौन सा फोर्स इम्पल्सिव होगा, कौन सा नॉन इम्पल्सिव होगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, देखो इसको इसके पास में लेके जाओगे, लेके जाओ, फिर डायग्राम बना, इसको इसके पास में लेके जाओ, यस है। इसमें क्या होगा कि ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसके सेंटर से पास करेगा, एन है, N1 है, और ये वाला इस पे फोर्स ऐसे लगेगा जो इसके सेंटर से पास करेगा। तो ये तो इम्पल्सिव फोर्स हो गया, क्यों, क्योंकि इम्पैक्ट डेवलप हो रहा है। लेकिन अब की बार ग्राउंड से भी तो एन आएगा ऐसे, और ये बनेगा mg, और इस वाले में यहां से N2 आएगा, N3 आएगा, और इसका mg नीचे को दिखेगा। तो N1 तो इम्पल्सिव फोर्स है, अब बात करना N2 और N3 का, mg तो दोनों का नॉन इम्पल्सिव होगा। अच्छा, N3 ऊपर की ओर है और N1 का, यहाँ देखो यहाँ पे N3 ऊपर की ओर है, N1 का एक कंपोनेंट नीचे को आएगा, तो N3 ऊपर, N1 कंपोनेंट नीचे आ रहा है, अपोजिट आ गया ना, अपोजिट मतलब इम्पल्सिव बना दिया। इसका मतलब कि N3 भी क्या होगा, एक इम्पल्सिव फोर्स होगा। क्यों, क्योंकि N1 एक नॉन इम्पल्सिव फोर्स है, सॉरी एक इम्पल्सिव फोर्स है। सुनो ना यार, N1 एक इम्पल्सिव फोर्स है, भी इम्पल्सिव फोर्स हुआ, तो इसका जो कंपोनेंट है जो इधर आएगा नीचे को, N3 का अपोजिट है, तो N3 को इम्पल्सिव बना देगा। अब बात करते हैं N2 का, तो जो N2 आएगा, सुनिए, जो N2 आएगा, N2 ये वाला फोर्स, ये एक नॉन इम्पल्सिव फोर्स होगा। क्यों नॉन होगा, बताता हूँ। ये नॉन इसलिए होगा क्योंकि ये जो फोर्स है ना N1, उसका एक कंपोनेंट आएगा जो कि N2 के डायरेक्शन में आएगा, N1 का कंपोनेंट N2 के डायरेक्शन में आएगा, N2 के, तो N2 क्या बना देगा, एक नॉन इम्पल्सिव फोर्स बना देगा, क्योंकि वो उसके अपोजिट नहीं है। ओके, अब मैं बता रहा हूं यूज ऑफ नॉन इम्पल्सिव इम्पल्सिव फोर्स। रिपीट कर रहा हूं, जब भी मैं कोलिजन की बात करूंगा, नॉन इम्पल्सिव फोर्स को भूल जाएंगे, इसलिए क्योंकि नॉन इम्पल्सिव फोर्स बहुत कम अमाउंट का होता है और बहुत ही कम टाइम में वो मोमेंटम चेंज नहीं कर पाता है। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, ड्यूरिंग कोलिजन वी कैन फॉरगेट इफेक्ट ऑफ नॉन इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, तो ड्यूरिंग कोलिजन हम लोग किसकी बात करेंगे, सिर्फ इम्पल्सिव फोर्स की बात करेंगे। रिपीट कर रहा हूं, ड्यूरिंग कोलिजन वी ओनली टॉक अबाउट इम्पल्सिव फोर्स। ओके, रिपीट कर रहा हूं, ड्यूरिंग कोलिजन वी ओनली टॉक अबाउट इम्पल्सिव फोर्स, वी फॉरगेट इफेक्ट ऑफ नॉन इम्पल्सिव फोर्स इन कोलिजन। ओके, एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि ये 4 kg का ब्लॉक है, ये 6 kg का ब्लॉक है,
यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक है, 6 मीटर पर सेकेंड से जाके इससे स्ट्राइक कर रहा है, बीच में स्ट्रिंग लगा हुआ है। कह रहा है कोलिजन हैज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। कोलिजन का वेलोसिटी बताइए। तो देखो क्या होगा इसमें, जब ये पार्टिकल इससे जाके टकराएगा, जब ये पार्टिकल जाके इससे टकराएगा तो ये इस पे इधर इंपैक्ट मारेगा और ये इस पे इधर इंपैक्ट मारेगा। तो अगर मैं हाँ, तो ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा और ये इस पे ऐसे इधर लगाएगा, और टेंशन टी रस्सी के ऐसे दिखेगी, और इस वाले ब्लॉक के बीडी में भी टेंशन टी। अच्छा, मैं सारा काम ड्यूरिंग कोलिजन कर रहा हूँ। द इंपॉर्टेंट वर्ड है कि वी आर टॉकिंग ऑल फोर्सेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग कोलिजन, और वो भी कौन से, जो इंपल्सिव होंगे। तो देखो ये जो एन डेवलप हो रहा है, ये जो एन डेवलप हो रहा है, ये तो एक इंपल्सिव फोर्स है, ये भी एक इंपल्सिव फोर्स है, और ये जो टेंशन है वो भी एक इंपल्सिव फोर्स है। क्यों? क्योंकि टी इस एन को बैलेंस कर रहा है, उल्टा है ना, अपोजिट है, अपोजिट है तो इंपल्सिव है। और इस पूरे रस्सी में चाहे ये टेंशन हो चाहे ये टेंशन हो, दोनों ही क्या है, इंपल्सिव है, क्योंकि यही तो टी ये है, रस्सी मासल से टेंशन हर जगह सेम होगा। तो इस ब्लॉक की बीडी में ये टी इस एन को, मैं एक ब्लॉक हूं तो मेरे बीडी में एन इधर है, ये टी इधर है, तो दोनों अपोजिट आ गए, मतलब इस टेंशन को इंपल्सिव बोलोगे। फिर इस रस्सी में जहां जहां तुम टेंशन ले जाओगे, सब के सब क्या होंगे, इंपल्सिव होंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला मेथड है मोमेंटम का रेजोल्यूशन निकालेंगे, और अगला है इंपल्स। आज मैं दोनों समझाता हूं। सपोज करो ये तो टक्कर के पहले कंडीशन है, टक्कर के बाद इस ब्लॉक की वेलोसिटी मैंने v1 मान लिया, और रस्सी चूंकि यहां से यहां तक रस्सी लगी हुई है, रस्सी सेम ही है, रस्सी अगर सेम है तो इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी, v1 होगी। अगर इसकी वेलोसिटी v1 है तो इसकी भी v1 होगी, रस्सी तो एक ही है। और इस जो 5 की जो ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी मान लो v2 है, टक्कर के बाद v2 इधर ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेट करो, मैथमेटिक्स एडजस्ट कर लेगी, ठीक है। तो अगर ये बताओ ड्यूरिंग कोलिजन, अगर मैं सिस्टम की बात करूं, सिस्टम की, तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, इंपल्सिव। हाँ, कैसे, ये वाला एन इस एन को बैलेंस कर रहा है और ये टी इस टी को बैलेंस कर लेगा, तो नेट फोर्स इस सिस्टम पे क्या आ गया, 0 आ गया। नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब इस सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो कोलिजन के पहले का मोमेंटम बराबर कोलिजन के बाद का मोमेंटम। कोलिजन के पहले देखिए, कोलिजन के पहले इस वाले का मोमेंटम क्या होगा, 5 kg वाले का 5 × 6, 5 × 6 एलएमसी क्वेश्चन लिख रहा हूं, अनुपात, ये मोमेंटम बनेगा 5 × 6, और ये ब्लॉक रेस्ट में है इनिशियली, ये ब्लॉक भी रेस्ट में है, ये ब्लॉक भी रेस्ट में है, तो दोनों का मोमेंटम क्या आएगा, 0 + 0। टक्कर के बाद ये 5 kg ब्लॉक के है, इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है, तो मोमेंटम 5 × v2 बनेगा, प्लस 6 kg ब्लॉक की वेलोसिटी v1 हो जाती है, तो मोमेंटम क्या बनेगा, 6 × v1। फिर 4 kg ब्लॉक का मोमेंटम भी v1 हो जाती है, तो क्या बनेगा, 4 × v1। दिस इज मोमेंटम कंजर्वेशन। यहाँ से 5 आएगा, 30 आएगा, यहाँ पे 30 तो 6 बनेगा, 5 से v2 आएगा, ये 2v1 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन एक बार लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखने के बाद आपको एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वेशन, तो आप उसका यूज करिए। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वेशन क्या लिखेंगे आप, ई के इक्वेशन लिखिए, ई की वैल्यू क्या है, 1/2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो सेपरेशन जिसमें जिसमें टक्कर हुआ होता उसी का लिखते हैं, जैसे 6 kg ब्लॉक आगे 5 kg ब्लॉक पीछे, तो सेपरेशन इसी के बीच में लिखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं पीछे वाले ब्लॉक से। तो ये 1/2 है, तो आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। देखो ये v1 से जा रहा है, तो ये v2 से जा रहा है, तो सेपरेशन कोलिजन के बाद होता है ना, तो v1 में से v2 घटाएंगे सेपरेशन के लिए, v1 - v2। और अप्रोच में ये ब्लॉक तो रुका हुआ है और ये ब्लॉक 6 इसके तरफ आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, 6। इससे इक्वेशन क्या बन गया, v1 - v2 इज इक्वल टू
3 आ जाएगा। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज मेथड 1 आपने यूज किया मोमेंटम कंजर्वेशन के सहायता से। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूं इंपल्स इक्वेशन के सहायता से। इंपल्स इक्वेशन के सहायता से तो मैं चलो इसको इरेज कर देता हूं। अच्छा, रिपीट कर रहा हूं, जब मैं लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था इंपल्स का इक्वेशन लिखते हैं, उससे मोमेंटम का इक्वेशन मिल जाता है अगर नहीं लिख पा रहे मोमेंटम का तो। ठीक है, जैसे चलो ये काम करते, इस ब्लॉक पे लिखते हैं, 6 kg ब्लॉक पे लिखेंगे इंपल्स इक्वेशन। तो जब 6 kg वाले ब्लॉक पे इंपल्स इक्वेशन लिखोगे तो 6 kg ब्लॉक पे n1 इधर है और t पीछे है, तो इंपल्स इक्वेशन क्या लिखोगे 6 kg ब्लॉक पे n1 माइनस t इंटू टाइम। टाइम मान लो dt है, कोलिजन का टाइम बहुत कम होता है, तो n1 इधर t इधर, तो 6 kg ब्लॉक पे इंपल्स इक्वेशन n1 माइनस t इंटू dt बराबर इंपल्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम, तो इंपल्स लिख लिया इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम। 6 kg ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी कितनी है 6v1 है, तो मोमेंटम क्या है 6v1 माइनस 6 kg ब्लॉक का इनिशियल मोमेंटम वो 0 है ना, क्यों, क्योंकि 6 kg ब्लॉक इनिशियली रेस्ट में था, भाग रहा था 5 kg ब्लॉक, और 6 kg ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी v1 हो जाती है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल क्या है 6v1, इनिशियल क्या है 0। अब यही क्वेश्चन आप किस पे लिखिए, यही क्वेश्चन आप लिख लीजिए इंपल्स का 5 kg ब्लॉक पे लिखते हैं। चलिए, जब मैं 5 kg ब्लॉक पे इंपल्स इक्वेशन लिखूंगा 5 kg ब्लॉक पे, 5 kg ब्लॉक पे, तो 5 पे तो एन इधर काम कर रहा है ना उल्टे डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे माइनस एन डी टी, इधर नेगेटिव तो माइनस एन डी टी, इंपल्स फोर्स होता है। चेंज इन मोमेंटम किस ब्लॉक का 5 kg ब्लॉक का, तो 5 kg ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी क्या है v2 है, तो क्या लिखेंगे 5 इंटू v2 माइनस 5 kg ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी 6 है ना, तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 6। क्वेश्चन नंबर 2। अब यही काम 4 kg ब्लॉक पे करेंगे, 4 kg ब्लॉक पे। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि सब नोन बढ़ते जा रहा है और मुझे इस इक्वेशन को लाना है, इस इक्वेशन को लाना है, तो हर ब्लॉक पे लिखना पड़ रहा है। 4 kg ब्लॉक पे लिखेंगे इंपल्स, तो क्या बनेगा टी डी टी, टी इधर है तो प्लस टी डी टी, और चेंज मोमेंटम 4 kg ब्लॉक का, 4 kg ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी v1 हो गई, फाइनल मोमेंटम 4 इंटू v1, इनिशियली 4 kg ब्लॉक रेस्ट में था तो मोमेंटम 0। अब क्या करो इन सारी इक्वेशन को ऐड ऑन कर दो, तो ऐड करोगे तो ये टी डी टी, नीचे टी डी टी है ना, ऊपर का माइनस टी डी टी कट कर देगा, फिर ये n1 dt, और ये जो नीचे है, अच्छा इसमें ना ये n1 ही है ध्यान रखना, तो ये जो n1 dt बनेगा माइनस n dt कैंसिल कर देगा, जोड़ोगे तो बनेगा 0 इज इक्वल टू यहाँ से 6v1, यहाँ से 4v1, इट इज 10v1, यहाँ से बनेगा 5v2 माइनस 30। अब 5 से डिवाइड कर दो तो देखो यही क्वेश्चन आ जाएगा। तो इंपल्स इक्वेशन के सहायता से आप चाहो तो क्वेश्चन को कर भी सकते हो, ठीक है। और अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बहुत जगह ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लग पाता है, तो आपको मजबूरी होगी कि आपको इसी क्वेश्चन के थ्रू चलना पड़ेगा, ठीक है। ओके, बाकी क्वेश्चन बाद में कराता हूं। तो कुल मिला के मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मोमेंटम कंजर्वेशन के अलावा बहुत बार इंपल्स इक्वेशन लिखना पड़ेंगे। तो इंपल्स इक्वेशन क्या होगा, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। हर ब्लॉक पे इक्वेशन लिख दीजिए, आपको जल्दी सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। ओके, हाँ एक चीज और करेंगे, अगर आप बात समझ गए होंगे तो ज्यादातर कोशिश करेंगे कि लिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकें किसी भी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में नीड फॉर 0 उससे काम चल जाए तो बेटर है, इजी कैलकुलेशन है। लेकिन जब जब आप इंपल्स पे जाएंगे वो कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। बट अब चूंकि आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो आपको सीखना पड़ेगा। ओके।